एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको एचआईवी का एडवांस्ड या फिर लेटर स्टेज भी कहा जाता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक वायरस है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। ये वायरस शरीर के CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस कारण हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और अन्य बीमारियों के रिस्क को बढ़ा देता है। इंडिया में 2.35 मिलियन पीपल एचआईवी से पीड़ित हैं। इनमें से 1.345 पीपल एआरटी रिसीव कर रहे हैं। सन 2019 में 69,220 न्यू एचआईवी केसेस मिले हैं और 58,960 की एचआईवी के कारण मौत हुई है। इंडिया में सेक्सुअल ट्रांसमिशन एचआईवी का एक प्रमुख कारण है। 3 शहर जहां पर एचआईवी सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है वह है मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। पर इन सब में अच्छी बात यह है कि इंडिया में एचआईवी एपिडेमिक की ग्रोथ अब स्लो डाउन कर गई है। 2010 के बाद से नए केसेस में 27% और एचआईवी के कारण होने वाली डेथ रेट में 56% के हिसाब से तेजी से कमी आई है। हर साल 1 दिसंबर को एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। यह दिन एचआईवी पॉजिटिव लोगों को सपोर्ट और एनकरेजमेंट देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। एचआईवी पॉजिटिव इंडिविजुअल भी एआरटी ट्रीटमेंट के जरिए एक लंबी और अच्छी जिंदगी जी सकता है। इंडिया 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड एड्स डे अवेयरनेस सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम एमिनेंट एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। हेलो, नमस्कार। मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर केतन राणपरिया जी से। डॉक्टर केतन राणपरिया एचआईवी एड्स क्लिनिक सूरत में एचआईवी और एड्स के विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। Dr. Ketan Ranparia has always believed that the doctor is not only supposed to cure the patients, but is also responsible to prevent the spread of disease in the community. और इसी इंटेंशन के साथ डॉक्टर केतन राणपरिया ने पाइनियर किया है जिंदगी फाउंडेशन, जिसमें वे एचआईवी एड्स और एसटीडी के लिए जन जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। टू फाइट अगेंस्ट द मिसबिलीव्स एंड स्टिग्मा, he runs a campaign also on YouTube where Dr. Ketan Ranparia spreads awareness and clears doubts and confusion of the whole community. It is our privilege to welcome him today to Medi Circle. हेलो, नमस्कार, स्वागत है डॉक्टर केतन राणपरिया। कैसे हैं आप सर? मैं बढ़िया हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशंस एंड द इंट्रोडक्शंस। थैंक यू सो मच सर। और हमारा प्लेजर है कि आज आप जो लोगों के लिए इतनी सारी सुविधा दे रहे हैं, एक डॉक्टर के तौर पे जागरूकता जो इतनी फैला रहे हैं, तो हमारे भी इस चैनल के माध्यम से हम यही करेंगे आपके साथ मिलकर। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि क्या एड्स और एचआईवी एक ही चीज है या इनमें कोई अंतर होता है? एचआईवी और एड्स दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, लेकिन दोनों एक चीज नहीं है। एचआईवी एक वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुख्यतः 4 कारणों से फैलता है। पहला कारण कि यदि किसी खून के अंदर एचआईवी है और वो ट्रांसफ्यूज होता है, किसी को चढ़ाया जाता है, तब दूसरे इंसान को एचआईवी हो सकता है। दूसरा, आमतौर पर इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स जो एक ही सुई या सिरिंज का यदि इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों में एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। तीसरा, यदि किसी माता को एचआईवी है और नए बच्चे को जन्म देती है या बच्चे को दूध पिलाती है, तो बच्चे को एचआईवी होने की संभावना है, हो ही जाता है, ऐसा नहीं होता। और चौथा, 2 पुरुषों के बीच में या एक स्त्री या एक पुरुष के बीच में अनप्रोटेक्टेड यानी कि बिना कॉन्डोम शारीरिक संबंध रचते हैं और एक इंसान को है तो दूसरे इंसान को होने की संभावना होती है। ये चारों चीज में ऐसा नहीं है कि एक बार ये घटना घटी तो एचआईवी फैल ही जाता है, दूसरे को हो ही जाता है, ऐसा नहीं होता। उसमें एक संभावना होती है
हो सकता है, लेकिन हो ही जाता है ऐसा नहीं होता है। तो यदि इन 4 कारणों में से किसी भी कारण से किसी इंसान के शरीर के अंदर एचआईवी का वायरस दाखिल होता है, तो वो हमारे शरीर के जो CD4 काउंट, आप इसको सिंपल की भाषा में बता सकते हैं, जिस तरह से देश की रक्षा करने के लिए सैनिक होते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए भी सैनिक से, उसको मेडिकल भाषा में हम CD4 काउंट बोलते हैं, या आप रोग प्रतिकारक शक्ति कह सकते हैं। जी। उसकी नॉर्मल रेंज 400 से 1500 होती है। तो धीरे धीरे एचआईवी के वायरस से हमारे सैनिक पर हमला करता है और उसको सालों लग जाते हैं वो 400 से 1500 जो नॉर्मल रेंज है उससे कम होने में। तो शुरुआती 7 से 8 साल तक आम तौर पर व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ पर लोग मिसकंसेप्शन ये है कि तकलीफ नहीं होती मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लेबोरेटरी की रिपोर्ट में भी पकड़ में नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। ओके। लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स में तो आपको कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने में पता चल जाता है। अलग अलग टेस्ट का विंडो पीरियड्स मान लो 2 हफ्ते से लेके 3 महीने तक का होता है, तो उसमें आपका लेबोरेटरी तो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तकलीफ कब होगी? जब CD4 नॉर्मल रेंज 400 से कम होने लगता है, तब तकलीफ होने की शुरुआत हो सकती है। ओके। और यदि इंसान को पता नहीं चलता कि उसको एचआईवी हुआ है, या तो उसको टेस्ट नहीं कराता है, तो फिर उसके CD4 400 से भी कम होके बाद में 300 हो सकते हैं, जब 200 हो सकते हैं। जब ये 200 होते हैं, तब वहां से जो फेज है वो क्रिटिकल है, मतलब थोड़ा सीरियस है। तब जितना जिस तरह से देश में जितना सैनिक कम, उतना हमला बड़ा हो सकता है, उसी तरह से हमारे शरीर में जितने सैनिक कम, जितने CD4 कम, उतना हमला बड़ा हो सकता है। तो बड़ा बीमारी आ सकती है। यदि सैनिक 200 से कम है तो टीबी, न्यूमोनिया, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो या तो एचआईवी का पता चला नहीं, टेस्ट नहीं कराया, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एचआईवी का स्टेट पता चलता है हम्म। लेकिन वो इलाज नहीं कराते। हाँ, किसी तो भय उन या लोगों की, डर से। जी। हाँ, तो उन लोगों की बीमारी आगे बढ़ती है तो उसका CD4 200 से कम होगा। अब जब जैसे मैंने पहले समझाया कि 200 से कम होने पे बड़ी बीमारी आ सकती है, तो यहाँ पे हम चलो मान लेते हैं कि उसको टीबी हुआ। तो यहाँ पर जब 3 शर्तों का पालन होता है, तब उसको बोलते हैं एड्स। शर्त नंबर 1, एचआईवी का रिपोर्ट पॉजिटिव होना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे लगता है कि मुझे एड्स हो गया है, लेकिन मेरा एचआईवी का रिपोर्ट नेगेटिव है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते। तो पहला शर्त है कि एचआईवी का रिपोर्ट पॉजिटिव होना चाहिए। जी। दूसरी शर्त है कि आपका CD4 200 से कम होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि WHO ने कुछ हम्म। बीमारियों का लिस्ट बनाया हुआ है जो सीरियस बीमारी है, उनमें से कोई एक किस्म की बीमारी हाजिर होनी चाहिए। तो ये तीनों शर्तों का पालन जब होता है, तभी उस इंसान को एड्स से ऐसा कह सकते हैं। और यदि 3 में से कोई भी एक शर्त का पालन नहीं हो रहा है, तो उस इंसान को हम एचआईवी पॉजिटिव ऐसा कहेंगे, एड्स नहीं है। और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है, तो हम्म। सिंपल सी एक लाइन में समझा देता हूँ। जी। जो एचआईवी होने के बाद यदि इलाज नहीं कराते हैं, तो आखिरी लास्ट सीरियस गंभीर स्टेज है, उसको एड्स कहते हैं। अच्छा। ओके। तो सर, आपने ये बहुत ही अच्छे और आसान शब्दों में हम लोग को ये बात बताई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, तो अब ये तो पता चल गया कि जो लास्ट स्टेज है वो एड्स है, और लेकिन एचआईवी पॉजिटिव ही इसी का ही इलाज होना चाहिए। तो क्या एचआईवी का इलाज संभव है सर? ओके, अब देखो, इलाज लोगों के मन में दोनों वर्ड्स लोग मिस इस्तेमाल करते हैं। इलाज है वो भी पूछते हैं, और कुछ लोगों का मतलब ये होता है कि इलाज है मतलब मिट जाता है उसका, वो पूछते हैं। अब देखो, एचआईवी का इलाज है। आज पूरी दुनिया में करीबन 3 करोड़ 80 लाख लोगों को एचआईवी है, उनमें से 2 करोड़ लोग उसका इलाज कर रहे हैं। और वो सभी लोग में इसका
एलोपैथी इलाज दवाई से इलाज कर रहे हैं। अब इस दवाई क्या करती है? जो दवाई है वो एचआईवी के वायरस को मार नहीं सकती। यदि एचआईवी के वायरस को मार सकती तो बीमारी आगे जाके मिट जाती, तो आपको कुछ दिनों के लिए ही दवाई खाना होता। सही तो बात। ये दवाई है तो करती क्या है? जिस तरह से इंसान अपनी जिंदगी 60 70 80 साल जीता है, उसी तरह से एचआईवी का वायरस दवाई या बिना दवाई सिर्फ 1 से 2 दिन ही जीता है अपने शरीर के अंदर। फिर से मैं दोहराता हूँ कि एचआईवी का वायरस अपने शरीर में दवाई या बिना दवाई सिर्फ 1 से 2 दिन ही जिंदा रहता है, उसके बाद वो अपने आप मर जाता है। लेकिन हम मनुष्य 1 2 3 बच्चे पैदा करते हैं अपने जीवन काल में, लेकिन एचआईवी का वायरस का बच्चा पैदा करने का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा है, काफी स्पीडी है। तो कुछ ही मिनटों में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 उसका प्रोसेस चलता रहता है। तो जब हम दवाई खाएंगे तो इस दवाई से एचआईवी के नए बच्चे जन्म नहीं ले पाएंगे। ये एचआईवी का वायरस का विकास रोक देती। और मैंने पहले ही बताया कि एचआईवी का वायरस का आयुष्य तो 1 से 2 दिन ही है। तो दवाई से नए बच्चे जन्म नहीं लेंगे और उसका वायरस आयुष्य 1 से 2 दिन है, तो अपने आप वो मरने वाले हैं। तो धीरे धीरे वायरस की संख्या कम होती जाएगी। हो सकता है कि जब एचआईवी पॉजिटिव इंसान का जब इलाज चालू किया तो उसके अंदर वायरल लोड यानी कि 1 ml खून में 1 लाख 5 लाख वायरस भी हो सकते हैं। तो जब दवाई चालू करते हैं तो धीरे धीरे मान लो 5 लाख वायरस भी 1 ml खून के अंदर थे, वो कम होके 50,000 भी हो जाएंगे, 5,000 भी हो जाएंगे, 500 भी हो जाएंगे, 50 से भी कम हो जाएंगे और नॉट डिटेक्टेबल भी हो जाए। अब यहाँ पर वापस भी कंफ्यूजन है। जब इलाज करने के बाद रिपोर्ट नॉट डिटेक्टेड आता है तो लोग ये पूछते हैं या तो समझते हैं कि मुझे एचआईवी ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपका रिपोर्ट नॉट डिटेक्टेड आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका एचआईवी मिट गया या तो आपको ठीक, क्योंकि जो लेबोरेटरी की मशीन है उसकी भी एक लिमिटेशन है कि मान लो किसी लेबोरेटरी की मशीन की लिमिट है 20 से लेके 1 करोड़ तक। मतलब जब खून में 1 ml में वायरस की संख्या 20 से लेके 1 करोड़ तक होगी तो आपको गिन के बताएगी कि इतना है। लेकिन मान जी लो किसी के खून के अंदर 1 ml खून के अंदर 10 वायरस है, तो मशीन वो उस मशीन को नहीं दिख पाएगी। तो मशीन ऐसा नहीं कहती कि इसके अंदर वायरस नहीं है, मशीन ऐसा कहती है कि नॉट डिटेक्टेड, मतलब मुझे नहीं दिखा है। हो सकता है कि खून के अंदर वायरस हो। तो नॉट डिटेक्टेड मतलब मशीन की कैपेसिटी से भी नीचे चले गए हैं, लेकिन मशीन ने 0 लिख के नहीं दिया है। यदि आपका मशीन 0 लिख के दे तो आप एचआईवी मुक्त हो ऐसा कह सकते हो, लेकिन कोई भी रिपोर्ट मशीन में 0 नहीं हो सकता। या तो नॉट डिटेक्टेड लिख के देते हैं या तो <20 ऐसा कुछ लिख के देते हैं। तो नॉट डिटेक्टेड का मतलब एचआईवी आपको मिट गया है ऐसा नहीं है। तो एचआईवी जब हम ये वायरस तो को कम बहुत कर अच्छा दिया। उदाहरण है और मुझे लगता है इससे सरल शब्दों में आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, क्योंकि पहली बार मुझे इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में आया है लाइफ में। तो सर, मैं इससे एक फॉलोअप क्वेश्चन बनता है, मैं जरूर पूछ लूंगी इससे पहले कि आप कुछ और ओके। एक्सप्लेन करें। अब जब आपने ये बताया कि डिटेक्ट नहीं हो रहा है, यानी मशीन ने नहीं नापा, इसलिए अगर है तो क्या कभी भी हम ये पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि एचआईवी या एड्स पूरी तरह ठीक हो सकता है? लाइक, इज इट आई क्योरेबल? देखो, जो हमने जो भी यहाँ पे बात की वो एक क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात की है, ठीक है। लेकिन जो साइंटिफिकली रिसर्च होता है वो अलग लेवल पे बात होती है। वहां पर वो लोग सिर्फ वायरस ही नहीं देखते, वहां पर वो डीएनए पर देखते हैं। हम्म। डीएनए में हम इसके एचआईवी जो भी होता क्या है कि एचआईवी का वायरस खुद का जो भी डीएनए है, जो भी आरएनए है, वो हमारे जो बॉडी का जो डीएनए उसको मिक्स कर देता है जेनेटिक्स में और मल्टीप्लाई होने लगता है। तो जो साइंटिफिकली जो लोग रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, वो डीएनए लेवल पर रिसर्च करते हैं। तो जब होगा तब ये आपको साइंटिस्ट बता देंगे कि सच में क्या हो चुका है। चलिए, तो एक और जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछूंगी डॉक्टर साहब, और वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये भ्रांति अभी भी लोगों के दिमाग से पूरी तरह नहीं साफ हुई है
कि क्या एड्स कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, यानी ये क्या वाकई फैल सकता है किसी भी व्यक्ति से, या कैसे बचना चाहिए। इतना कुछ इस पे सरकार ने भी काम किया है, लेकिन अभी भी लोग इसके नाम से ही भय खाते हैं। तो इसके बारे में आप हमें एक्सप्लेन करके बताइएगा अच्छे से। ओके फाइन। इस सवाल का जो मैं आंसर, तो उससे पहले मुझे डिससेटिस्फेक्शन हुआ है मेरे आंसर से पिछले सवाल से, तो उसको भी एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि आपने, हाँ, आपका अगला सवाल था कि इस HIV एड्स को कर सकते हैं या तो मिटा सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, देखो, एड्स हमने बताया था कि 3 कंडीशन से 1 2 3, उसमें HIV एक शर्त था, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो रहेगा। लेकिन दूसरा था CD4 काउंट, 200 से कम था। जब हम दवाई खाएंगे तो वायरस कम होगा तो CD4 बढ़ेगा, तो आपकी दूसरी शर्त निकल जाएगी। अब दूसरी शर्त निकल गई तो आप एड्स मुक्त हो सकते हो। लेकिन गलती से लोग ये भी समझ लेते हैं कि एड्स मुक्त होना मतलब HIV से मुक्त होना। वो दोनों चीज एक नहीं है। एड्स मुक्त होना मतलब आप आखिरी स्टेज से निकलकर, थर्ड स्टेज से निकलकर सेकंड या फर्स्ट में गए हो। लेकिन आप HIV से मुक्त हो सके, ऐसा आज तक दुनिया में कुछ भी नहीं आया। लेकिन काफी लोग जो अनपढ़ लोग हैं, या तो इमोशंस भी जुड़े हैं इस बीमारी के साथ, तो कहीं ना कहीं मीन्स के लोग उसका मिसयूज करते हैं, और टेलीफोन से या तो इंटरनेट से या तो न्यूज़पेपर से उसको कहते हैं कि HIV मिट जाएगा, इतने पैसे की दवाई खा लो, 100% गारंटी है। तो क्यों नहीं मिट सकता? देखो, इस बीमारी किसी, ना तो एलोपैथी से, ना तो आयुर्वेदा से, ना तो होम्योपैथी से, ना तो हर्बल मेडिसिन से, ना तो नेचुरल मेडिसिन से, या तो किसी भी थेरापी से नहीं मिट सकता। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि जिस चीज का इलाज किसी और में नहीं है, उसमें आयुर्वेद में इसका इलाज है, या तो हर्बल मेडिसिन में। तो जी देखो, एक क्यों बिल्कुल। सच नहीं है। हाँ, ठीक है। अब एक क्यों सच नहीं है। भारत सरकार हर साल 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा HIV पॉजिटिव लोगों के इलाज के लिए एलोपैथी ART मेडिसिन पर खर्च कर रहा है। तो इलाज सबसे अच्छा किस में हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार 11,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर रहा है। तो जितने भी किस्म की थेरापीज है, उनमें से जो ART मेडिसिन या तो एलोपैथी मेडिसिन बेस्ड होगी, तभी तो वहां पे खर्चा कर रहा बिल्कुल सही बात है। है। ओके, तो कौन सी किस्म की थेरापी इस्तेमाल करना चाहिए? तो भारत सरकार अपना 11,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा कर रही है, वो थेरापी आपको अपनाना चाहिए। भारत सरकार में तीनों किस्म की है। भारत सरकार के आयुर्वेदिक दवाई खाना भी है, होम्योपैथी दवाखाना भी है, और एलोपैथी भी है। तो उसने चुना है तो उसको कुछ वो समझ। तीनों को बराबर तरीके से प्रचारित भी कर रही हैं। लेकिन हाँ, अगर वो तो इसमें ही एलोपैथिक में इतना पैसा लगा रही है, तो कोई इसके पीछे साइंस होगी, कोई रीजन होगा। यही कहना चाह रहे हैं आप हाँ, शायद। ठीक है। जी। यस, हाँ। और यदि मान लो कि आयुर्वेदिक या तो होम्योपैथी नेचुरल थेरापीज में कुछ इलाज होता, तो 11,000 करोड़ रुपए की वो दवाई खरीद कर सबको इलाज कर देती, तो अगले साल से उसके 11,000 करोड़ रुपए बच जाते। सही बात है। ये तो बिल्कुल ही मतलब मूर्खता होगी अगर हम इस देखो, इतने सिंपल सी बात को ना समझें। सही हाँ, बात ठीक है। है। तो कहने का मतलब, आज HIV पॉजिटिव लोगों अपना इलाज इलाज मुमकिन है, लेकिन मिटा देना मुमकिन नहीं। तो आपको पकड़ के रखना है। अब कौन सी थेरापी जा रहा है, मैंने सिंपली समझा दिया कि भारत सरकार एलोपैथी दवाई ART दे रही है, तो आपको यही थेरापी से काम चलाना है। आज मिट नहीं सकता, तो आप किसी भी लालच में ना आइए। यही हकीकत है कि HIV मिट नहीं सकता। एड्स का स्टेज नीचे आकर नॉर्मल हो सकता है, और ART दवाई, एलोपैथी दवाई से आप अपनी पूरी जिंदगी स्वस्थ रूप से जी सकते हो। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चंस पर। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है कि कम्युनिकेबल डिजीज है क्या? देखो, जब HIV 81 में जब पहली बार पता चला था, तब लोगों को ऐसा था कि इस HIV इंसान के आसपास भी लोग जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि तब पता ही नहीं था कुछ कि क्या सही क्या गलत है। तो लोग ऐसा छुआछूत बीमारी है कि जैसे नजदीक जाएंगे तब भी HIV हो जाएगा। और उसके बाद भी मिस अमेरिका जैसे देश ने भी मिस HIV पॉजिटिव लोगों को वीजा देने से मना कर दिया। वो वीजा 2009 में निकला, तब अमेरिका ने भी माना कि अब ये छुआछूत एज अ पब्लिक
जनरल पब्लिक को किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति का आ जाने से किसी को खतरा नहीं है, जब तक वो दो इंसान इंडिविजुअली कोई अपनी मर्जी से कोई एक्टिविटी नहीं करते तब तक। तो जिस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है कि आसानी से एक व्यक्ति में दूसरे इंसान में किसी चीज से फैल जाए, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो डायबिटीज से वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, क्योंकि मुझे डायबिटीज मान लो है तो बाकी वालों को डायबिटीज नहीं हो सकती, मेरे से नहीं हो सकती। अब उसकी लाइफस्टाइल, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका जेनेटिक्स जैसा कुछ हो सकता है। लेकिन मान लो मुझे आज कोरोना है और बाजू में मैं बैठा हूँ किसी के साथ में, और मैं वहां पे छींकता हूँ या तो मेरी सांस से निकलता है कोरोना का वायरस, तो उसको गया, तो वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में वो गया, तो वह कम्युनिकेबल कंटेजियस बीमारी। लेकिन प्रैक्टिकली हम जानना चाहे तो कम्युनिकेबल बीमारी है, एक इंसान में एक दूसरे इंसान में HIV का वायरस जाता है, लेकिन वो इतना जब तक दो इंसान उसमें खुद से इन्वॉल्व नहीं हो तब तक नहीं फैलेगा। कोरोना मान लो इन्वॉल्व नहीं होगा तो भी मुझे होगा, तो एज सच एज ए पब्लिक हेल्थ ये कोई नुकसान नहीं। मतलब मान लो कि किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति आपका ऑफिस में काम कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति के साथ ना तो उसका खून चढ़ाने वाले हो, ना तो उसमें इस्तेमाल की गई सुई आपको इस्तेमाल आने वाली है, उसका बच्चा होगा तो उसका घर पे रहने वाला है, ठीक है, और उसके साथ ना तो ऑफिस में कोई सेक्स होने वाला है जब काम करते हो। तो उस तरह से पब्लिक हेल्थ में कम्युनिकेबल समस्या नहीं है, कंटेजियस बीमारी नहीं है। तो उसके कहने का मतलब कि व्यक्ति के साथ रहने से, सोशल नेटवर्किंग से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाली। तो मैं हमेशा ये समझा, जब भी मुझे काफी बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव व्यक्ति घर में किसी इंसान का आता है तो फैमिली मेंबर्स डर जाते हैं, तो वहां पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि जो 4 कारण मैंने बता दिए हैं उसके अलावा किसी कारण से नहीं फैलता। फिर भी लोग मुझे आज पूछते हैं कि मान लो मेरे घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है, उसके अंदर मच्छर काटा है, बाजू में मुझे काट लिया तो मुझे होगा क्या? ठीक है, तो डरने के लिए आपके पास हजारों बहाने हो, उसके हजारों कारण हो सकते हैं। तो मैं आपको हजारों कारण के लिए स्पेसिफिक ना नहीं बोल सकता कि इससे नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, क्योंकि वो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी आज नहीं तो कल। तो आपको हमेशा वो 4 कारण याद रखना है कि कैसे फैलता है। और जब भी आपके दिमाग में कोई डर आता है कि इससे फैलता है कि नहीं आता, तो 4 कारणों का जो लिस्ट है, चेकलिस्ट है, उसमें चेक करना है कि वो 4 कारणों के अंदर है या नहीं है। और मान लो कि नहीं है तो उस कारण से नहीं फैलेगा, और 4 कारणों के अंदर है तो फैल सकता है। फिर भी मैं इसको कहता हूँ कि आमतौर पर व्यक्ति घर में साथ में रहने से, एक थाली में खाने से, एक गिलास से पानी पीने से, एक साबुन का इस्तेमाल करने से, एक टॉयलेट, बाथरूम, बिस्तर का इस्तेमाल करने से, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने से HIV नहीं फैलता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज तभी है कि दो इंसान एक्टिवली इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, तब तक आमतौर पर इससे किसी इंसान को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। HIV पॉजिटिव इंसान घर में और ऑफिस में और समाज में स्वस्थ जीवन खुद के लिए और दूसरे के लिए जी सकता है। बहुत ही संक्षेप में तो नहीं, पर बहुत ही विस्तृत तरीके से आज आपने इतनी सरल भाषा में बहुत ही सुलझे हुए ढंग से आज जो ये हमें एड्स के बारे में जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने अपना ना सिर्फ कीमती समय दिया, बल्कि हमें इस जानकारी के माध्यम से लोगों के बीच में एड्स के बारे में जो अभी भी भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको मिटाने में हमारी मदद की। तो मैं पूरी मेडी सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। It was really a pleasure having you today. Thank you so much, Doctor. Thank you. Thanks to all. Namaste. Thank you.